नमस्कार साथियों, मैं अमृता मैम स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल अमृत साहित्य सागर में। आज मैं उपस्थित हूँ यूपी जीडीसी हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 2020 पार्ट 2 के साथ। पार्ट 2 का पहला प्रश्न है, हिंदी में तिलस्मी एआरी उपन्यास का प्रवर्तक किसे माना गया है? विकल्प में है श्री हरिकृष्ण जौहर, किशोरी लाल गोस्वामी, बाबू देवकी नंदन खत्री और चौथा विकल्प है गोपाल राम गहमरी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प नंबर ग। बाबू देवकी नंदन खत्री को तिलस्मी एआरी उपन्यासों का जनक कहा जाता है। इनके द्वारा रचित उपन्यास चंद्रकांता जब 1891 ईस्वी में प्रकाशित हुआ तो साहित्य जगत में एक अलग धूम मचा दी। इस रचना का साहित्य जगत में इतना क्रेज था कि इसे पढ़ने के लिए जो हिंदी भाषी लोग थे वो तो पढ़ते ही थे, लेकिन जो अहिंदी भाषी लोग थे इस रचना को पढ़ने के लिए उन्होंने हिंदी भाषा सीखा, तब जाकर के इस रचना को पढ़ा। देवकी नंदन खत्री द्वारा रचित चंद्रकांता हिंदी का पहला तिलस्मी एवं एआरी उपन्यास माना जाता है। एआरी का मतलब होता है छल कपट करना, ठगी करना। देवकी नंदन खत्री के उपन्यास है चंद्रकांता 1891 ईस्वी में, यह 4 भाग में था। नरेंद्र मोहिनी 1893 ईस्वी में, चंद्रकांता संतति 1905 ईस्वी में, यह उपन्यास 24 भाग में था। भयानक खून 1895 ईस्वी में, कुसुम कुमारी 1899 ईस्वी में, गुप्त गोदना 1906 ईस्वी में, माया महल 1906 ईस्वी में, काजर की कोठरी 1902 ईस्वी में, अनूठी बेगम 1905 ईस्वी में, भूतनाथ 1908 ईस्वी में। भूतनाथ देवकी नंदन खत्री का अधूरा उपन्यास है। इनका यह उपन्यास भी 21 भागों में प्रकाशित है। प्रथम 6 भाग देवकी नंदन खत्री ने लिखा था और बाद में इस अधूरे ग्रंथ को यानी कि 15 भाग लिखकर इस ग्रंथ को पूरा किया दुर्गा प्रसाद खत्री ने। दुर्गा प्रसाद खत्री देवकी नंदन खत्री के पुत्र थे। इस विकल्पों में ये विकल्प जो है विकल्प नंबर ख किशोरी लाल गोस्वामी को ऐतिहासिक उपन्यासों का जनक माना जाता है और गोपाल राम गहमरी को हिंदी में जासूसी उपन्यासों का जनक माना जाता है। इन्होंने अपने उपन्यासों का प्रचार प्रसार करने के लिए जासूस नामक पत्रिका का संपादन किया था। गोपाल राम गहमरी को हिंदी का आर्थर कानन डायल भी कहा जाता है। आर्थर कानन डायल अंग्रेजी के जासूसी उपन्यासकार थे। अगला प्रश्न है, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं। विकल्प में है सूरदास, तुलसीदास, निराला और रैदास। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प नंबर ख यानी तुलसीदास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कंठ ध्वनि है। विकल्प क, विकल्प ख, विकल्प छ और विकल्प घ। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प नंबर घ सही है। कंठ ध्वनि हम उसे कहते हैं जब किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय जीभ यदि कंठ को स्पर्श करता है तो वैसी ध्वनियों को हम कंठ ध्वनि कहते हैं। जैसे क वर्ग के अंतर्गत आते हैं क, ख, ग, घ और अंग। जैसे द जो है ये दंत ध्वनियां हैं, भ ये ओष्ठ ध्वनि है और छ जो है यह तालु ध्वनि। अगला प्रश्न है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटकों से हुआ। उक्त कथन किसका है? विकल्प में है भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और प्रताप नारायण मिश्र। तो इस विकल्प का जो सही उत्तर है वह विकल्प नंबर ग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन कहा था। अगला प्रश्न है, विशलदेव रासो की नायिका का नामोल्लेख कीजिए। विकल्प में है पद्मावती, राजमती, इंद्राणी और कमला। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प नंबर ख है। राजमती विशलदेव रासो की नायिका थी। विशलदेव रासो का प्रकाशन 1212 विक्रम संवत में हुआ है। इसके रचनाकार है नरपति नाल। विशलदेव रासो के रचनाकार है नरपति नाल। इस ग्रंथ में अजमेर के चौहान शासक विशल देव तथा मालवा के भोज परमार की पुत्री की प्रेम कथा
का चित्रण किया गया है। राजमती के किसी कथन से रुष्ट होकर विशलदेव उड़ीसा प्रवास पर चले जाते हैं। विशलदेव रासो जो है ये रचना जो है वो 4 भागों में विभक्त है। पहली बार इस रचना में 12 मासा का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, क्या गोरी क्या सांवरी। अगला प्रश्न क्या है कि क्या गोरी क्या सांवरी संस्मरण के लेखक हैं। विकल्प में है देवेंद्र सत्यार्थी, शांति प्रिय द्विवेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी और कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प नंबर क। ये जो रचना है ये देवेंद्र सत्यार्थी जी की रचना है। देवेंद्र सत्यार्थी की अन्य रचनाएं हैं हिंदी एक युग एक प्रतीक 1949 ईस्वी में, रेखाएं बोल उठी 1949 में, क्या गोरी क्या सांवरी जो विकल्प में है ये है 1950 में, और कला के हस्ताक्षर 1955 ईस्वी में इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में देखना है कि कौन कौन सी रचना श्रीधर पाठक जी की है और इसमें से कौन एक रचना श्रीधर पाठक की नहीं है। तो जगत सच्चाई सार जो है ये श्रीधर पाठक की रचना है, कश्मीर सुषमा भी इनकी रचना है और भारत गीत भी इनकी रचना है। इनके अलावे इनकी रचना है, इसमें से जो जगत सच्चाई सार है ये इनका प्रथम काव्य संग्रह है जो 1887 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा मनोविनोद 1882 में, गुणवंत हेमंत 1900 में, कश्मीर सुषमा 1904 में, आराध्य शोकांजलि 1906 में, भारतोत्थान 1906 में, भारत प्रशंसा 1907 में, वनाष्टक 1912 में, देहरादून 1915 में, जॉर्ज वंदना 1912 में, स्वर्गीय वीरा 1916 में, सांध्य अटन 1917 में, सुसंदेश 1917 में, बाल विधवा 1918 ईस्वी में और भारत गीत 1928 में इनकी रचनाएं हैं। इस प्रश्न का चौथा जो विकल्प है गंगावतरण, ये जो रचना है ये 1927 ईस्वी में बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर की अन्य रचनाएं हैं जैसे हिंडोला 1894 में, हरिश्चंद्र 1906 में, कलकासी 1906 में और उद्धव शतक 1929 में। बढ़ती हूं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को कौन सा नाम दिया है। हिंदुस्तानी, खड़ी बोली, कौरवी या मानक हिंदी। तो राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को नाम दिया है कौरवी, अतः इस प्रश्न का जो सही विकल्प है विकल्प नंबर ग, कौरवी सही है। अगला प्रश्न है, सुदामा चरित किसकी रचना है। विकल्प में है नंददास, कृष्णदास, नरोत्तम दास और सूरदास। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प नंबर ग, नरोत्तम दास की रचना है सुदामा चरित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द योगरूढ़ कोटि का है। विकल्प में है रेलगाड़ी, रसोई घर, डाकखाना और जलज। ठीक है, तो इन चारों विकल्पों में से एक विकल्प सही है। तो इसमें से योगरूढ़ जो शब्द है वह है जलज। शब्द हम किसे कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। रूढ़ कौन कौन से हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। ठीक है, तो रूढ़ जो है हम वैसे शब्द को कहते हैं जिसका खंड करने पर कोई दूसरा अर्थ नहीं निकले। जैसे कि पेड़, यदि पेड़ का हम विच्छेद कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, पेड़ धन र, है ना। तो इन दोनों, जब तक ये दोनों वर्ण अलग अलग है तो क्या इनका कोई अर्थ निकल रहा है, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। जैसे ही इन दोनों वर्णों का हम मेल कर देते हैं तो एक सार्थक शब्द बनता है पेड़। पेड़ शब्द जैसे ही हम लिखते हैं तो हमारे मन में एक विचार उत्पन्न होता है कि हाँ पेड़ ऐसा होता है। ठीक है, इस रूढ़ शब्द के और उदाहरण देख सकते हैं हम लोग, जैसे पशु, हाथी, घर, पुस्तक, दूध आदि। दूसरा शब्द है यौगिक, जिन शब्दों के प्रत्येक खंड का अलग अलग अर्थ निकलता हो तो वैसे शब्द को हम यौगिक कहते हैं। जैसे कि पुस्तकालय, राष्ट्रपति, डाकखाना, रसोई घर, है ना, नील कमल। इस विकल्पों में जो 2 शब्द है रसोई घर और डाकखाना जो है ये क्या है, दोनों यौगिक शब्द है। जलज इसमें से क्या है, योगरूढ़। तो योगरूढ़ हम किसको कहेंगे, जो 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने शब्द जिनका विशेष अर्थ निकलता हो तो वैसे शब्द को हम योगरूढ़
शब्द कहते हैं। जैसे पंकज, जलज जो हमारे विकल्प में है। इसके अलावा हम बोल सकते हैं नीलकमल, निशाचर, जलज, दशानन आदि जो शब्द है वो यौगिक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इस विकल्प में एक और विकल्प है रेलगाड़ी। तो इसमें जो रेलगाड़ी शब्द है यह संकर शब्द है। जब दो भाषाओं के शब्द मिलकर कोई नया शब्द बनाते हैं तो वो जो शब्द है वह संकर शब्द कहलाता है। जैसे कि रेलगाड़ी, तो इसमें से रेल जो है यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी जो है ये हिंदी भाषा का शब्द है। तो दोनों शब्दों को जब हम मेल कराते हैं तो मेल करने के बाद एक नया शब्द बनता है रेल गाड़ी। इसके अलावा हम और भी उदाहरण देख सकते हैं, जैसे चौकीदार, किताब घर, चाय वाला। जैसे अगर चाय वाला को हम अलग अलग करते हैं तो चाय धन वाला। तो चाय क्या है, चीनी भाषा का शब्द है और वाला क्या है, हिंदी भाषा का शब्द है। तो हमारा जो ये संकर जो शब्द है इस किसको कहते हैं, जब दो भाषाओं के शब्द मिलकर कोई नया शब्द निर्माण करते हैं, जब नया शब्द बनाते हैं तो वैसे शब्द को हम संकर शब्द कहते हैं। ठीक है। बढ़ती हूँ अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में एक कथन अशुद्ध है। 4 विकल्प है। चारों विकल्प में पहला विकल्प हम देखेंगे। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। 4 विकल्पों में से 3 विकल्प सही है और कोई एक विकल्प गलत है। ठीक है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक कथन अशुद्ध है। तो पहले हम इन कथनों को देखेंगे कि कौन शुद्ध है और कौन अशुद्ध है। तो पहला कथन है हमारा, पहला विकल्प है, हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ 30 मई 1826 ईस्वी को माना जाता है। ठीक है। तो हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ जो है वो 30 मई 1826 ईस्वी को ही माना जाता है और इसी को आधार मानकर हम 30 मई को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये जो पत्रिका थी ये खड़ी बोली में निकलती थी। तो हमारा जो ये विकल्प, पहला विकल्प है, यह सही है। हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ साप्ताहिक पत्रों से हुआ, यह भी विकल्प हमारा सही है। अगला विकल्प है कि उदंत मार्तंड के संपादक कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर थे, यह भी सही है। उदंत मार्तंड का प्रकाशन 2 वर्ष बाद बंद हो गया। ठीक है। तो उदंत मार्तंड जो पत्रिका, जो साप्ताहिक पत्रिका थी, यह प्रकाशन, यह पत्रिका जो है ये 1.5 वर्ष चलने के बाद बंद हो गई। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, क्योंकि इन वाक्यों में से मुझे हम लोगों को कथन, अशुद्ध कथन का चुनाव करना था, तो विकल्प नंबर घ जो है इस प्रश्न का गलत उत्तर है। बढ़ती हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही अवधारणा का चुनाव करें। पहली अवधारणा है कि द्विवेदी युग में सुधारवादी नैतिकता ने कवियों को प्रेम कविता लिखने की प्रेरणा दी, यह कथन सही है। अगला कथन है हमारा, छायावाद युगीन कविताओं में स्त्री पुरुष संबंधी नवीन नैतिकता की प्रतिष्ठा हुई, यह भी विकल्प सही है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ग, क्रमांक 1 और 2 दोनों सही। अगला प्रश्न है, काव्य हेतु प्रतिभा के लिए किस आचार्य ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया है। हम जानते हैं कि, हम लोग जानते हैं कि काव्य हेतु जो है वो 3 है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। तो इस प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि काव्य हेतु प्रतिभा के लिए किस आचार्य ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया है। विकल्प में है भामा, दंडी, रुद्रट और मम्मट। अगला प्रश्न है, कुमारपाल प्रतिबोध, ये गलत हो गया है। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है। विकल्प में है सोमप्रभु सूरी, हेमचंद्र सूरी, सारंगधर और मेरु तुंग। तो कुमारपाल प्रतिबोध जो रचना है वह सोमप्रभु सूरी की रचना है, इसलिए इस प्रश्न का विकल्प सही है क। अगला प्रश्न है, महिला रचनाकार की कृतियां अपनी संवेदनशीलता, तार्किकता और तेवर में बेहद पठनीय होते हुए भी आलोचना के ठंडेपन की शिकार है, उक्त कथन किसका है। विकल्प में है मृणाल पांडे, अनामिका, ममता कालिया और प्रभा खेतान। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प नंबर ग, ममता कालिया। अगला प्रश्न है,
हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, किसके प्रति कही गई उक्ति है? तो ये जो पंक्तियां है ये कमायनी से ली गई है और ये जो कथन है, ये जो उक्ति है, ये श्रद्धा के प्रति कही गई। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प नंबर घ। अगला प्रश्न है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ऑल इंडिया रेडियो के प्रसारण की उद्घोषणाओं में आकाशवाणी शब्द के प्रचलन का निर्देश किस तिथि को दिया था? विकल्प में है दिसंबर 1957 को, जुलाई 1950 को, जून 1949 को और अगस्त 1948 को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प नंबर क यानी कि दिसंबर 1957 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं है। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं है। तो विकल्प में है गदाधर भट्ट, नाभादास, गोस्वामी तुलसीदास और हृदय राम। तो इसमें से चारों विकल्पों में से हमें देखना है कि इसमें से कोई एक जो है वो राम भक्ति काव्य परंपरा का कवि नहीं है, बाकी सब राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि हैं। तो इन विकल्पों में से जो नाभादास है, गोस्वामी तुलसीदास और हृदय राम जो है, ये तीनों राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि हैं और विकल्प नंबर क जो गदाधर भट्ट है ये राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं। अगला प्रश्न है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो वाक्जाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और परमुखापेक्षिता से न बचा सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को परदुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। यह कथन किस विद्वान का है? विकल्प में है रविंद्रनाथ टैगोर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह विकल्प नंबर ख, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। विकल्प में है 420% जसपाल, चंदन महाशय रांगे राघव, डॉक्टर कृष्णचंद्र, मंगला उपेंद्रनाथ अस्क। तो इन चारों विकल्प में से विकल्प नंबर क सही है। 420% जो रचना है ये जसपाल की रचना है। अगला प्रश्न है, सिद्धों और जोगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है? उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। ये उपरयुक्त कथन किन विद्वान का है? विकल्प में है रामचंद्र शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा और डॉक्टर रामकुमार वर्मा और डॉक्टर नगेंद्र। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प नंबर क, रामचंद्र शुक्ल है। अगला प्रश्न है, एक कहानी यह भी किस लेखिका की आत्मकथा है? विकल्प में है प्रभा खेतान, मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग, मैत्रेयी पुष्पा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प नंबर ख, मन्नू भंडारी। अगला प्रश्न है कि बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है वह बहुत कुछ रूढ़ी की स्थापना से ही संभव हुआ है। यह कथन किस आलोचक का है? विकल्प में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय और बाबू श्याम सुंदर दास। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प नंबर ख, रामचंद्र शुक्ल इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कबीर दास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। यह कथन किसका है? विकल्प में है डॉक्टर पुखराज मारू, सोमप्रभ सूरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प नंबर ग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा रचित गद्य गीत कौन सा है? भग्नदूत, मौक्तिकमाल, हिमहास और अंतररागिनी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प नंबर ग, हिमहास जो रचना है वह डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित गद्य गीत है। वैसे तो हिंदी का प्रथम गद्य काव्य साधना रायकृष्ण दास द्वारा रचित को माना जाता है जो 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था।
भग्नदूत ये रचना जो है यज्ञ की है, 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। मौक्तिकमाल 1938 ईस्वी में दिनेश नंदिनी डालमिया की रचना है। हिमहास तो हम लोगों ने देख ही लिया है कि ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का है। और अंतर रागिनी 1955 ईस्वी में चंद्रिका प्रसाद श्रीवास्तव की रचना है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी? विकल्प में है 15, 13, 21 और 24। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प नंबर क, यानी कि 15। कामायनी जो है ये 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और प्रसाद जी का अंतिम काव्य माना जाता है। तो ये जो रचना है इसमें कितने सर्ग है? 15 सर्ग है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। अगला प्रश्न है, सलाम कहानी संग्रह के लेखक कौन है? विकल्प में है मोहनदास नैमिषराय, जयप्रकाश करदम, ओम प्रकाश वाल्मीकि और अरविंद राही। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प नंबर ग, ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला प्रश्न है, चर्या पद के रचयिता कौन है? तो चर्या पद के रचनाकार है सबरपा। ठीक है, चर्या पद जो रचना है इसके रचयिता है सबरपा। सबरपा की अन्य रचना है महामुद्रा, वज्र गीति, वज्र जोगिनी साधना। चर्या पद जो है ये इस रचना में 106 पद है। यह मुक्तक रचना है और दोहा छंद में चर्या पद लिखा गया है। इनके गुरु थे सरहपा। वही सरहपा है जो हिंदी के प्रथम कवि होने का गौरव प्राप्त है। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो को गौरवान्वित करने वाले निम्नलिखित साहित्यकारों में से एक नाम अशुद्ध है। 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प में है कौन कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, भगवती चरण वर्मा और अज्ञेय। तो इसमें से जो अशुद्ध नाम है वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बाकी इन तीनों ने, सुमित्रा नंदन पंत, भगवती चरण वर्मा और अज्ञेय ने ऑल इंडिया रेडियो को गौरवान्वित करने का कार्य किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्ति किस रचनाकार की है? अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा हीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। विकल्प में है चिंतामणि, केशवदास, पद्माकर और देव। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प नंबर घ, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है देव। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मैं उपस्थित होती हूँ इसके अगले भाग को लेकर। धन्यवाद।